हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान तो पर। आज फिर से जीके जीएस के एक बेहतरीन सेट के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। 40 क्वेश्चन का सेट है। लगातार हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करते रहना है, तभी हमें अपनी तैयारी में परफेक्ट हो पाएंगे। परफेक्शन तभी आएगी। ठीक है, तो क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और उसके लिए लगातार ज्ञान तो आपके लिए बना हुआ है। क्यों? बेहतरीन से बेहतरीन जीके जीएस के ठीक है टेस्ट आपके लिए लाया जा रहा है। आप प्रिपरेशन कीजिए, रिवीजन यहाँ पर आके कीजिए। ठीक है, तो इसी के तहत ठीक है आज का जो सेट है जीके जीएस का फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है द टोटल लेंथ ऑफ द इंडिया लैंड बॉर्डर इज। ठीक है, यहां पर पूछ रहा है कि भारत की स्थल सीमा की कुल कितनी लंबाई है। यहां पर समुद्री सीमा की बात नहीं की जा रही है, स्थल सीमा की बात की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, 7,516 किलोमीटर, 21,200 किलोमीटर, 6,100 किलोमीटर या फिर 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर बताना चाहूंगा कि सपोज ये हमारा भारत है। एक रफ डायग्राम जो बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको उतना सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, ये हमारा भारत है। ठीक है, तो ये जो हमारा स्थल सीमा है, एक मिनट, ये कुछ ज़्यादा ये हो गया है। ठीक है, तो जो हमारा स्थल सीमा विभिन्न चारों प्रकार से, पश्चिम, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, सभी प्रकार से अगर देखा जाए तो स्थल सीमा जो है चारों प्रकार से इस प्रकार से, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है ये हमारा एरिया है समुद्री सीमा का। किसका एरिया है? समुद्री सीमा का, जो गुजरात से स्टार्ट होता है, गुजरात से स्टार्ट होता है और हमारा यहाँ पर बंगाल, पश्चिम बंगाल वगैरह जो हो गया, ठीक है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल तक जाता है। यहाँ पर टोटल 9 राज्य जो हैं ये समुद्री सीमा बनाते हैं। बाकी आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, स्थल सीमा, यानी इसके साथ ही यहाँ पर जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, चाइना हो गया, इधर हमारा नेपाल हो गया, उधर भूटान हो गया, उधर म्यांमार हो गया, ये पूरा सीमा कितना होता है? तो पूरा स्थल सीमा की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्थल सीमा कितना होता है? स्थल सीमा कितना होता है? 15,200 किलोमीटर जो होता है ये हमारा स्थल सीमा है। क्या है? स्थल सीमा है। ठीक है, 15,200 किलोमीटर जो है ये हमारा स्थल सीमा है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि समुद्री सीमा क्या है, ठीक है, समुद्री सीमा क्या है, तो समुद्री सीमा जो है आपका वो कितना है? ठीक है, 7,516 किलोमीटर जो है ये आपका समुद्री सीमा है। तो टोटल आपको देखना है यहाँ पर स्थल सीमा कितना है। ये स्थल सीमा, यहाँ से स्थल स्टार्ट होता है, ये पूरा स्थल सीमा जो है ये कितना है? 15,000, ठीक है, 200 किलोमीटर जो है ये स्थल सीमा है। और समुद्री सीमा कितना है? 7,516 किलोमीटर जो है ये समुद्री सीमा है। बस यही 2 पॉइंट से क्वेश्चन आएगा और दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। स्थल सीमा इतना, समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन है। हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि स्थल सीमा बताइए कितना है। स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर जो है ये हमारा स्थल सीमा है। कितना है? 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा है। और ये जो आप आंसर देख रहे हो ना, 7,516 किलोमीटर, ये हमारा समुद्री सीमा है। तो आपको जो भी क्वेश्चन पूछे उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु अटैक्ड पोलैंड ऑन 1 सितंबर 1939 इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था और द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ? आप यहां से डेट निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन से भी हम लोग एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्टिंग डेट क्या था? 1 सितंबर 1939 को, ठीक है, पोलैंड पर आक्रमण के साथ, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात हो गया था जो 1945 तक चला था। किसने आक्रमण किया था? तो भाई साहब, ठीक है, जर्मनी के चांसलर कौन थे उस टाइम? एडोल्फ हिटलर। जर्मनी के शासक कौन थे? एडोल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के शासक थे, तो जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर बम आक्रमण किया गया था। ठीक है, और उसके द्वारा ही, ठीक है, और उसके द्वारा ही क्या हुआ था? उसके द्वारा ही, ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध का सूत्रपात हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध का स्टार्टिंग हुआ था। और यहाँ पर डेट दे सकते हैं 1 सितंबर 1939। कब तक चला था? 1945 तक चला था। तो ये जो 1 सितंबर है ना, ये याद रखना है आपको। क्यों? इसी दिन से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। ठीक है, जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर बम फेंक देने के कारण, ठीक है, ये द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे एडोल्फ हिटलर, ठीक है, उन्होंने ही ये बम फेंका था। ये जर्मनी के शासक थे और पोलैंड पर बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टेस्ला ने किस साल में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? ठीक है, जनवरी 2021 के अनुसार किस साल में हाल ही में टेस्ला ने बोला है कि हम इलेक्ट्रिक वाहन बनाएंगे?
ठीक है, कहाँ, इंडिया में, मेक इन इंडिया करेंगे हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन बनाएंगे, और इसके लिए भारतीय सहायक कंपनी के रूप में अपने आप को पंजीकृत किया है। किसने? टेस्ला ने। कौन है मालिक टेस्ला के? तो मार्क जुकरबर्ग है। कौन है? मार्क जुकर, तो ये मार्क जुकर, तो ये तो हमारा इसका है ना, चलिए, ठीक है। तो ये जो है एलन मस्क है। कौन है? एलन मस्क। एलन मस्क जो है ये हमारे, ठीक है, टेस्ला के ओनर है, और ये टेस्ला कंपनी इन्हीं की है। स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स ये अंतरिक्ष की कंपनी है। स्पेस एरिया में इनकी कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स है, ठीक है। ऑटोमोबाइल में टेस्ला है, और हमारा अभी हाल में ट्विटर भी इन्होंने खरीद लिया है, जिसका सीईओ लिंडा याकारिनो को इन्होंने बनाया है। किसको बनाया है? लिंडा याकारिनो को इन्होंने सीईओ बनाया है, किसका? ट्विटर का, और उसका नाम चेंज कर दिया है एक्स। क्या कर दिया है? एक्स कर दिया है, ठीक है। अब ट्विटर को हम लोग ट्विटर नहीं बोलते, ट्विटर बोलते तो है, लेकिन वहां पर टी का सिंबल नहीं आता है, यहाँ पर एक्स का सिंबल होता है, ठीक है। तो एक्स हो गया, ये इनका कंपनी है। स्पेस एक्स, स्पेस में इनका कंपनी है। टेस्ला ऑटोमोबाइल में, ठीक है, ये हमारा एलन मस्क की कंपनी है। और हाल ही में टेस्ला ने किस शहर में? तो बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में, ठीक है, अपने आप को एक सहायक, भारतीय सहायक कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड किया था। क्यों? इलेक्ट्रिक वाहन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र जानी जाती है, किस नाम से ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, जानी जाती है? क्या बोलते हैं ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में? क्या सांगपो बोलते हैं, दिहांग बोलते हैं, लोहित बोलते हैं, या फिर जमुना बोलते हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आप मैप देखिएगा, तो मैप से आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का एरिया है। जैसे ही यहाँ से तिब्बत का यह मानसरोवर है, तिब्बत का ये मानसरोवर है, तिब्बत का यह मानसरोवर है, यहाँ के ही मानसरोवर से थोड़ी सी दूर से, ठीक है, एक झील है, एक ताल है, वहां से ब्रह्मपुत्र निकलती है, और चाइना के द्वारा, चाइना के देश में ये ट्रेवल करते हुए यहाँ पर यू शेप बनाते हुए, देखिए ये यू शेप है कि नहीं है? ये यू शेप है ना, तो यू शेप बनाते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। तो चाइना में इसको क्या बोलते हैं? चाइना में क्या बोलते हैं? इसको सांगपो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांगपो बोलते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है, चाइना में क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को चाइना में क्या बोलते हैं? चाइना में इसको बोलते हैं सांगपो। जब ये यू टर्न बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश में जब इंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में इसको बोलते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिहांग। और जब ये असम में इंटर करती है, ठीक है, ये जब असम में इंटर करती है ना, तो ये नदी जब असम आती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है। और यही नदी, ठीक है, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसको चाइना में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जब ये असम को पार करते हुए जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है, कहां पर? बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है, ठीक है, तो गिरने के पहले इसको क्या बोलते हैं? इसको जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। इस प्रकार हमने विभिन्न नामों को देखा है, ठीक है, विभिन्न नामों को देखा है, जिससे हम लोग ब्रह्मपुत्र को जानते हैं। कितने नाम है? 3 नाम हो गए, ठीक है, 4 नाम हो गए। चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, और जमुना क्या बोलते हैं? जब ये बंगाल की खाड़ी में जब गिरती है, जब बांग्लादेश में ये इंटर करती है, उसको क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रकार इतने सारे नाम हम लोग देख लिए, सभी के सभी नाम जो है, ठीक है, लोहित को छोड़ के। सांगपो चाइना में बोलते हैं, दिहांग इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जमुना इसको बोलते हैं बांग्लादेश में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इसको जमुना बोलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोलते हैं। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि भाई साहब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग बोलते हैं, चाइना में सांगपो बोलते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, और जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? हमने पढ़ा हुआ है लोकसभा अध्यक्ष के बारे में, पढ़े हुए हैं ना, लोकसभा अध्यक्ष के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? तो अभी जो है ओम बिरला है। कौन से लोकसभा अध्यक्ष है? 16वें लोकसभा अध्यक्ष है। कौन से? 16वें लोकसभा अध्यक्ष हैं, ठीक है। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन से राष्ट्रपति है अभी? कौन से नंबर के? 15वें राष्ट्रपति हैं। कौन? द्रौपदी मुर्मू है। अब महिला के दृष्टिकोण से ये दूसरी महिला, ठीक है, अब प्रथम आदिवासी महिला जो है ये राष्ट्रपति बनी है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? ये प्रतिभा पाटिल बनी थी 12वीं राष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पर क्या है? लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करते हैं? हमने इसके पिछले सेशन में, मॉर्निंग सेशन में आपको बताया भी था कि आपको संसद जो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही लॉन्ग चैप्टर है, लेकिन आपको मेन पॉइंट्स पढ़ना है कि ये स्पीकर
किस प्रकार से इनको हटाया जाता है, इनको त्यागपत्र जो दिया जाता है ये किनको देते हैं, इनकी नियुक्ति के लिए क्या क्या वोटिंग होता है, हटाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए या फिर सामान्य बहुमत चाहिए, ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा, इसी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अपना त्यागपत्र किसको देंगे, अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देंगे। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे, किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर जो होते हैं लोकसभा के उपाध्यक्ष, उनको लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र देंगे। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके कैसे होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है, इसमें राज्यसभा के सदस्यों का कोई रोल नहीं होता है, इसमें राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है, इसमें लोकसभा के सदस्यों आपस में ही वोटिंग करके या फिर ध्वनि मत से, ठीक है, वोटिंग करते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, पहला बात तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया, क्या लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है, नहीं, लोकसभा अध्यक्ष का कोई शपथ नहीं होता है। क्यों भाई साहब, लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो खुद लोकसभा का एक सदस्य के रूप में, संसद के रूप में किसी संसद निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आता है। अब वो जब आता है संसद में एंट्री करता है, तो संसद में एंट्री करने के साथ ही एक सामान्य सदस्य के रूप में वो शपथ लेता है, जिसको प्रोटेम स्पीकर जो है सबको शपथ दिलवाते हैं, सभी सदस्य को शपथ दिलवाते हैं। तो वो एक बार शपथ ले ही चुका है लोकसभा के सदस्य के रूप में, तो दोबारा शपथ क्यों लेगा वो। ठीक है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं, वो किसी प्रकार का शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, कि लोकसभा अध्यक्ष त्यागपत्र किसको देते हैं, लोकसभा उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 26 नवंबर जाना जाता है, 26 नवंबर आ गया, काफी फेमस ये डेट है 26 नवंबर। 26 नवंबर 1949 को ही, 26 नवंबर 1949 को ही क्या हुआ था, 1949 को हम लोग ने, ठीक है, भारत के, ठीक है, जो भी संवैधानिक सभा के जो सदस्य थे, ठीक है, हम लोग ने संविधान को अपनाया था, संविधान को अपनाया था। तो संविधान को अपनाने का दिवस कौन है, 26 नवंबर 1949 है। लेकिन आपसे पूछेगा, अपनाना नहीं, आपसे पूछेगा कि संविधान को लागू करने का कौन सा दिवस है, आपका आंसर होगा 26 जनवरी, ठीक है, 1930। तो लागू करने का कौन सा दिन है, 26 जनवरी 1930। अपनाने का कौन सा दिन है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 26 नवंबर जो है ये किस प्रकार से, किस दिवस के रूप में हम लोग जानते हैं, जो कि इस दिन भारत को अपना, ठीक है, अपना खुद के द्वारा, भारतीयों के द्वारा बनाया गया, भारत को अपना पहला संविधान मिला था। इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में बनाते हैं। यहाँ पर विधि की जगह हो सकता है आपको लिखा हुआ मिले कानून दिवस, आपका भी आंसर वही होगा। तो विधि को कानून बोले या फिर विधि बोले, ठीक है, आंसर आपका सेम होगा कि 26 नवंबर को हम लोग राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में बनाते हैं, राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में बनाते हैं। क्यों, इसी दिन, ठीक है, 1949 को, ठीक है, भारत को भारतीयों के द्वारा बनाया गया संविधान मिला था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम किया जाता है। मनरेगा जो है ना, मनरेगा, पहले इसका नाम नरेगा था, पहले इसका नाम नरेगा था, लेकिन बाद में महात्मा गांधी का नाम आगे जोड़कर इसको मनरेगा कर दिया गया है। ये कब पास हुआ था, ये संसद के द्वारा अगस्त 2005 को पास किया गया था, संसद ने, ठीक है। मनरेगा नामक जो योजना है, इस योजना को संसद ने अगस्त 2005 में पास किया था, ठीक है। लेकिन ये लागू कब हुआ, तो लागू जो हुआ है ये हमारा 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ है, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ है। तो दोनों डेट आपको याद रखना है, डेट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। हमें क्या है, हमें सब तरीके से तैयार रहना है। क्यों, कंपटीशन इतना हाई है, जरूरी नहीं है कि पिछले पैटर्न में 4 साल पहले 2 साल पहले जो पेपर आया था उसी पैटर्न पे पेपर आए, हो सकता है पेपर थोड़ा डायनेमिक आ जाए, डीपली आ जाए, तो हमें एक्सक्यूज हमारे पास नहीं होना चाहिए, हम हर तरीके से तैयार होना चाहिए हम लोग को। यहाँ पर क्या है, मनरेगा, पहले क्या बोलते थे, नरेगा बोलते थे, किसका नाम जुड़ गया, महात्मा गांधी का नाम जुड़ गया, ठीक है। तो अगस्त 2005 को इसको पारित किया गया था, क्या किया था, पारित किया गया था संसद के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद लागू कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ। यहाँ पर क्या है कि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत कितने दिन का काम मिलता है, कितने दिन का काम मिलता है, मिनिमम कितने दिन का काम मिलता है, तो 100 दिन का काम मिलता है। कितना, 100 दिन का काम मिलता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, 100 दिन का काम मिलता है, ठीक है, मिनिमम 100 दिन का काम मिलेगा। उसके अलावा प्रत्येक दिन का जो मजदूरी होता है वो कितना मिलता है, तो बिहार में, ठीक है, प्रत्येक दिन का जो मजदूरी होता है वो कितना मिलता है, 228 रुपया, ठीक है, 228 रुपया पर डे के हिसाब से, ठीक है, बिहार में मजदूरी मिलता है मनरेगा का, ठीक है, 228 रुपये पर डे। और सबसे ज्यादा जो मजदूरी मिलता है वो केरल सरकार देती है, 333 रुपये पर डे। बिहार में 228 रुपये पर डे, इसको बढ़ा दिया गया है, 228 कर दिया गया, पहले और कम था। नेक्स्ट क्या है, रबर जो है ये क्या है,
किस प्रकार की फसल है? तो रबर जो है ना, ये जो है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र जो होता है, जो इक्वेटर का जो क्षेत्र होता है, जो विषुवत रेखा का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर पर क्या है, ये विषुवत रेखा है, ये क्या है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा है, ठीक है। तो इसी रेखा पर, ठीक है, इसी रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर रबर की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, काजू की खेती होती है। तो आपको देखना है कि भारत का कौन सा राज्य जो है, ठीक है, उसमें, ठीक है, ये जो है, ये मतलब इस टाइप की जलवायु पाई जाती है। तो ये कर्नाटक का जो क्षेत्र हो गया, केरल का जो क्षेत्र हो गया, तमिलनाडु का जो क्षेत्र हो गया, ये सब क्या है, थोड़ा बहुत प्रभावित है ये भूमध्य मतलब रेखीय क्षेत्र से, ठीक है, लगभग वहां से प्रभावित है, ठीक है। तो ये जो रबर है ना, रबर, कॉफी, काजू, चाय, ये सब भूमध्य रेखीय क्षेत्र के, ठीक है, वहां की फसल है। ये कहाँ की फसल है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि जहां पर गर्मी ज्यादा हो, वर्षा काफी ज्यादा हो, ठीक है, ठीक है, वहां पर ये फसल उगती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है कौन, रबर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 900 किलोमीटर का चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? ठीक है, ऐसा कौन सा देखिए ये किस राज्य में निर्माणाधीन है, उसको आप तुरंत यहाँ पर आंसर दे दोगे। जैसे ही चार धाम आएगा, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीधाम, बद्रीनाथ, ठीक है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये चार धाम है। चारों धाम को रोड से कनेक्ट किया जा रहा है, चारों धाम को, ठीक है, चारों धाम जो है, ठीक है, चारों धाम जो है इसको रोड से कनेक्ट किया जा रहा है। इसी को चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, ठीक है। ये कितना किलोमीटर लंबा है, 900 किलोमीटर लंबा है, सोच लो 900 किलोमीटर लंबा है। चारों को जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा, कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, संपर्कता बढ़ जाएगी, टेंशन खत्म हो जाएगा, सुरंग वगैरह बन रहा है। और आपने सुना होगा अभी हाल में उत्तराखंड में एक टनल दुर्घटना हुई थी, वो इसी का एक पार्ट था, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि 900 किलोमीटर का जो चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट है, ये कहां पर है, उत्तराखंड में। कहां पर है, उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए, चार धाम जैसे आ गया आपका आंसर, तो आपके दिमाग में आ ही गया, चार धाम उत्तराखंड, चार धाम उत्तराखंड। नेक्स्ट क्या है आपके पास, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग कर भी चुके हैं, ठीक है, और वहां से हमने आपको बताया भी था काफी डिटेल से कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या था। अब वहां पर तो तत्कालिक कारण बताए थे, यहाँ पर डेट नहीं है, तो डेट बताइए, डेट क्या होगा। तो डेट जो है द्वितीय विश्व युद्ध का क्या है, कब से स्टार्ट हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से स्टार्ट हुआ था। कब से, 1939 से, ठीक है, 1 सितंबर 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था। क्यों स्टार्ट हुआ था, तो जर्मनी ने पोलैंड पर, ठीक है, आक्रमण कर दिया था, एक बम फेंक दिया था, उसी से, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। अब कब तक चला, 1945 तक चला, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, पोलैंड पर जर्मनी के द्वारा किया गया आक्रमण, ठीक है, इसी का तत्कालीन कारण था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी? ठीक है, गैलीलियो ने, तो गैलीलियो जो थे ये साइंटिस्ट थे और इन्होंने टेलीस्कोप का खोज किया था। किसका, टेलीस्कोप का खोज किया था गैलीलियो ने टेलीस्कोप का खोज किया था, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। आप और देख रहे होंगे स्टीम इंजन यानी भाप का इंजन, तो भाप का इंजन का खोज किसने किया था, भाप का इंजन का खोज थॉमस, ठीक है, थॉमस न्यूकॉमेन ने किया था। थॉमस न्यूकॉमेन ने भाप के इंजन का खोज किया था, ठीक है। तो भाप का इंजन का खोज थॉमस न्यूकॉमेन, ठीक है। टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो ने किया था, ठीक है, गैलीलियो, याद रखिएगा, बोलना नहीं है, टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर प्लांट एस्टेब्लिश्ड, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहां स्थापित किया गया था? ठीक है, सूरत गुजरात में, तारापुर महाराष्ट्र में, नासिक में, या फिर सोलापुर में। तो भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट जो था ये तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र, ठीक है। कब किया गया था, 1971 में किया गया था, 1971 में किया गया था, ठीक है। तो तारापुर महाराष्ट्र में तारापुर एक जगह है, वहां पर इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्लांट, ठीक है, स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंडिया फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, निम्न में से किस श्रेणी में भारत आता है? विकसित देश में आता है, गरीब देश में आता है, विकासशील देश में आता है, या फिर अत्यधिक विकसित देश में आता है? तो अत्यधिक विकसित देश तो है ही नहीं, ठीक है, उतना गरीब भी नहीं है, इससे गरीब तो श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इसका पड़ोसी राज्य जो है इससे ज्यादा गरीब है, ठीक है। ये 5वीं इकोनॉमी बन गई है ना, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, भारत है, तो गरीब तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्या है, विकसित देश या फिर विकासशील देश, तो विकसित देश तो है नहीं,
यूएसए हो गया, जापान हो गया, ये सब विकसित देश है, विकासशील देश है। भारत क्या है? भारत विकासशील देश है और वर्तमान समय में ये दुनिया की सबसे बड़ी 5वीं अर्थव्यवस्था है। कितनी बड़ी है? 5वीं अर्थव्यवस्था है ये दुनिया की। ठीक है, ठीक है, 5वीं अर्थव्यवस्था है। किसको पीछे छोड़ के ये 5वीं अर्थव्यवस्था बना है? तो यूके को पीछे छोड़कर। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, जो ब्रिटेन हम पढ़ते हैं ना, जो ब्रिटिश हमारे यहाँ हमको गुलाम बनाया था, ठीक है, आज से 200-300 साल से पहले, ठीक है, वही ब्रिटिश, उसी को हम लोग पछाड़ दिए हैं और उसको पीछे छोड़ते हुए, उसको छठे पोजीशन में भेजते हुए इंडिया जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसके अनुसार से? किस श्रेणी में आता है? विकासशील देश में आता है, ऑप्शन सी। और जानकारी के अनुसार बता दूं, 2047 तक ये सरकार का ये प्रण है कि हम 2047 तक, ठीक है, इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बना देंगे, यानी विकसित कंट्री बना देंगे। अभी विकासशील है ना जी, विकासशील मतलब क्या होता है? विकास अभी कर रहा है, विकास के प्रोसेस में है, लेकिन क्या होगा? 2047 तक ये विकसित कंट्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विकसित कंट्री बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चंबल निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? चंबल जो है ये किस नदी की सहायक नदी है? देखिए, चंबल जो है ना, ये कहां से निकलता है? ये मध्य प्रदेश से निकलता है। ये हमारा बीच का जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से निकलता है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकलता है। मध्य प्रदेश से ये जापनाव करके एक पहाड़ है, जापनाव करके एक पहाड़ है, वहां से मंदसौर के पास पड़ता है ये। ठीक है, जापनाव करके एक पहाड़ है, वहां से ये चंबल निकलती है, ठीक है, चंबल निकलती है और ये फिर यहाँ से निकलकर ये राजस्थान जाती है। कहाँ जाती है? राजस्थान जाती है और राजस्थान के बाद फिर ये उत्तर प्रदेश जाती है, और उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में ये यमुना नदी से मिल जाती है। ठीक है, यमुना से मिल जाती है। ठीक है, कौन? चंबल। कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश के जपनाव पहाड़ी से निकलती है। तो मध्य प्रदेश के जपनाव पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान जाती है, राजस्थान जाने के बाद ये उत्तर प्रदेश भी जाती है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जो क्षेत्र है इटावा, पश्चिमी जो जिला है इटावा में ये यमुना नदी से मिल जाती है। इसका मतलब ये यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो चंबल जो है ये यमुना की सहायक नदी है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है ना कि आपसे सिंपल सा पूछ रहा है कि अगर आपका मौलिक अधिकार जो आपको दिया हुआ है अनुच्छेद 14 से लेकर, ठीक है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद आपका 35 तक जो मौलिक अधिकार है, कहां से कहां है? मौलिक अधिकार जो है ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार है, इसमें से किसी भी मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है, कोई भी अधिकार से आपको वंचित किया जाता है, कोई मौलिक अधिकार के विरुद्ध आपके प्रति कार्रवाई की जाती है, तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो अगर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि अगर हमारा मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो हम बिना किसी अपील का हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और वहां पर अपील कर सकते हैं। तो ये जो है ना पावर, ये हम लोग को अनुच्छेद 32 से दिया गया है। जिससे अनुच्छेद 32 से दिया गया है और अनुच्छेद 32 जो है ये केवल और केवल मूल अधिकार के हनन से ही संबंधित है। अगर आपका मूल अधिकार का हनन हुआ है, मूल अधिकार से आपको वंचित किया गया है, तो ही आप 32 को यूज करके डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट जाना हो तो हाई कोर्ट जो है ना आर्टिकल 226 के अनुसार से केवल मूल अधिकार नहीं, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम अगर आपको है, ठीक है, इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है, उसके तहत भी आप क्या बोलते हैं 226 में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इसका डायमेंशन बड़ा है। इसमें आपने पढ़ा होगा 5 प्रकार का रेट होता है। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, मैंडेबस, ये बहुत प्रकार का रीट होता है, बंदी प्रत्यक्षकरण आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये 5 प्रकार का जो रीट होता है, ठीक है, इसमें केवल मौलिक अधिकार नहीं, हाईकोर्ट के केस में केवल मौलिक अधिकार नहीं, बाकी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं 226 के अंतर्गत कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, हम रीट इशू करवाना चाहते हैं।
तो रीट इशू करवाने के लिए आप हाईकोर्ट जा सकते हैं 226 के तहत। लेकिन अगर केवल मौलिक अधिकार की बात करें, ठीक है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट जो है ये हमारा गार्जियन है, किसका? मौलिक अधिकार का गार्जियन है। मौलिक अधिकार को, ठीक है, कौन रक्षा करता है? सुप्रीम कोर्ट रक्षा करता है कि हाँ भाई इसको अच्छी तरीके से लागू होना ही होना चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। परफेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए है और अनुच्छेद 32 है, ठीक है। 32 के तहत केवल मौलिक अधिकार का ही कार्रवाई होगा, उसी की सुनवाई होगी, उसके अलावा किसी चीज की सुनवाई नहीं होगी सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट क्या है? इन फिजिकल एब्जॉर्प्शन द गैस मॉलिक्यूल्स रिमेन अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड, ठीक है। भौतिक अधिशोषण में गैस के अणु ठोस के तल पर जुड़े रहते हैं, ठीक है। होता क्या है, ये हमारा एक ठोस का तल है, ठोस का, ठीक है, ठोस का तल बोला गया ना, ये तल है, ये तल है। अगर इसमें क्या बोलते हैं, हमने बहुत सारा गैस रखा और फिर गैस बाहर निकाल दिया, तो होता क्या है कि गैस के कुछ मॉलिक्यूल जो है ये तल में चिपके रहते हैं। तो कौन सा बल, किस बल के द्वारा गैस के जो अणु होते हैं वो तल में चिपके रहते हैं? क्या वो रासायनिक बल होता है, क्या वो स्थिर विद्युत बल होता है, क्या वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या फिर वांडर वाल फोर्स होता है? तो ठीक है, जिस फोर्स के साथ, ठीक है, जिस बल के साथ, ठीक है, अणु जो होते हैं गैस के अणु वो बर्तन के तल पर चिपके रहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वांडर वाल बल, वांडर वाल फोर्स। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और इस टाइप के एब्जॉर्प्शन को बोलते हैं अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण, ठीक है, वहां लिखा हुआ है भौतिक अधिशोषण बोलते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर है? इस टाइप के जितने 10-15 एग्जाम्पल हैं, शुगर अनुसंधान कहां पर है, चमड़ा अनुसंधान कहां पर है, ठीक है, वन प्रबंधन संस्थान कहां पर है, ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है। उसी में से एक क्वेश्चन आपके लाया गया है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है? कटक में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, चेन्नई में स्थित है, या फिर कोलकाता में स्थित है? तो ये जो है ना राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ये हमारा उड़ीसा के कटक में स्थित है। कहां पर? उड़ीसा के कटक में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही जाएगा। चावल अनुसंधान केंद्र कटक, कहां, कटक कहां पर है? उड़ीसा में, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने? निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगा, इमरजेंसी जो है किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 360 में आता है। 360 में राष्ट्रीय इमरजेंसी आता है, और जो राज्य का जो इमरजेंसी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल बोलते हैं, ये 356 और 365 में आता है, ठीक है। तो 360 में ये राष्ट्रीय इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं होता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 ये निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 20 क्या है? अनुच्छेद 20 है कि अगर कोई अपराधी घोषित हो गया है, कोई अपराधी किसी दोष सिद्धि उसमें हो गया कि हाँ ये गलती की है, हाँ ये गलती किया है, ठीक है, दोष सिद्ध हो गया है, ठीक है, तो उसको मारा नहीं जाएगा, उसको संरक्षण देगी कानून जो है ना, उसको संरक्षण देगी कि हाँ उसको पीटो मत, उसको एक सुरक्षा दो, और उसको जो कार्रवाई हो सकती है कानून के तहत उसके द्वारा उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो ठीक है, दोषी पाए जाने के बाद जो सुरक्षा मिलती है उस व्यक्ति को, उस अपराधी को, वो अनुच्छेद 20 है, ठीक है, पहला हो गया। अनुच्छेद 21 क्या है? अनुच्छेद 21 बोल रहा है लाइफ ऑफ लिबर्टी, जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, ठीक है। हमें जीवन जीने का जो मेरा मन है, हम अपने अनुसार जीवन जिएंगे। हमें मतलब है हम सुबह 8 बजे उठे तो 8 बजे उठेंगे, ठीक है, हमें घूमने का मन है तो हम घूमने चल जाएंगे। तो जीवन जीने का अपने तरीके से हम जीवन जिएंगे। कोई ऑर्डर नहीं है कि हाँ कि सरकार का ये ऑर्डर है कि भाई साहब जीवन आप इस हिसाब से जियो, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन हम लोग अपने तरीके से जी सकते हैं। जीवन जीने का जो स्वतंत्रता होता है वो हमारा लाइफ ऑफ लिबर्टी, जीवन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में। तो ये जो अनुच्छेद है ना 20 और 21, ये आपातकाल के टाइम भी, ठीक है, ये मतलब खत्म नहीं होगा। अब इसे आपातकाल लग गया तो हो सकता है ना हाँ भाई क्या बोलते हैं ये घर से कोई नहीं निकलेगा, ठीक है, घर में ही बैठे रहो, भूखे रहो, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग घर के अंदर रहकर भी अपने तरीके से जीवन जी सकते हैं। तो ये अनुच्छेद 21 हो गया। और अनुच्छेद 20 तो पता ही होगा कि कोई अपराधी अगर घोषित हो गया है तो उसको सुरक्षा दी जाएगी कानून के तहत, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन होगा लाइफ ऑफ लिबर्टी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू लिबर्टी। राइट टू लिबर्टी जो है ये कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, यानी आपातकाल के टाइम भी ये खत्म नहीं होगा। बाकी सभी जो मौलिक अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे आपातकाल के टाइम, लेकिन ये अनुच्छेद जो है ये नहीं छीने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वायु के क्षैतिज संचालन से होने वाले ताप का स्थानांतरण क्या कहलाता है? वायु का क्षैतिज संचालन, ये जो है ना इसको क्षैतिज संचालन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं, ठीक है, ये वर्टिकल
इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल संचालन, और इसको बोलते हैं क्षैतिज यानी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल संचालन। तो वायु का जो क्षैतिज संचालन होता है ताप का, ताप अगर इस प्रकार से अगर फैलती है, इसको हम लोग बोलते हैं अभिवहन। क्या बोलते हैं, अभिवहन यानी एडवेक्शन बोलते हैं। अगर ताप वायु के साथ, ठीक है, एकदम ये वर्टिकल मूव कर रही है, ठीक है, इस प्रकार से मूव कर रही है, उसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्शन यानी संवहन बोलेंगे, ठीक है, संवहन बोलेंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि आपको दोनों समझना है कि संवहन कब बोलते हैं, जब यहाँ पर, ठीक है, जब यहाँ पर वर्टिकल मूवमेंट हो, किसका, हीट का, वायु के साथ वर्टिकल मूवमेंट हो। अगर इस प्रकार से हो, ये क्षैतिज क्षैतिज अगर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल अगर मूव कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे अभिवहन। क्या बोलेंगे, अभिवहन यानी एडवेक्शन, ठीक है। तो इस प्रकार आपको समझना है दोनों को। फिलहाल यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन सी कि अभिवहन जो होता है वो क्षैतिज हस्तांतरण होता है हीट का वायु के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में से कौन सा अवरोही क्रम में सही है, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसका है, चाइना का है, चाइना इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद किसका स्थान है, भारत का, तो इसमें भी है, इसमें भी है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो दो ऑप्शन बचा, भारत, चाइना सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला ये देश है। उसके बाद भारत जो है ये सेकंड पॉपुलेशन वाला कंट्री है सबसे ज्यादा। थर्ड जो है वो यूएसए है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा कि चाइना सबसे टॉप में है, फिर भारत आता है सेकंड पोजीशन पर पॉपुलेशन के हिसाब से, और फिर यूएसए आता है, और फिर इंडोनेशिया आता है, ठीक है। ये याद रखिएगा, टॉप 4 कंट्रीज है पॉपुलेशन वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। 1861 का जो भारतीय परिषद अधिनियम आया था, उस टाइम वाइसराय कौन था, उस टाइम वाइसराय कौन था। तो 1861 का जो जब आया था ना अधिनियम, 1861 का जो अधिनियम आया था, उस टाइम वाइसराय कौन थे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वाइसराय जब कब बने थे, 1858 को वाइसराय का जो पोस्ट था, वाइसराय का जो पोस्ट था, ये 1858 के अधिनियम से वाइसराय का पोस्ट का गठन किया गया था, वाइसराय के पोस्ट का गठन किया गया था, ठीक है। और जो भारत के गवर्नर जनरल होते थे उन्हीं को, ठीक है, वाइसराय बना दिया गया, नाम चेंज कर दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल अब वाइसराय के नाम से जाने जाएंगे। और वाइसराय जो थे वो क्या थे, वो सीधा ब्रिटेन की जो महारानी थी उससे सीधा उनका प्रतिनिधित्व था, ठीक है। उनको उन्हीं के नाम पर शासन चलाया जाने लगा था 1858 के बाद। क्यों, 1857 को क्रांति हो गई थी, ठीक है, विद्रोह हो गया था। उसके बाद से सीधा ब्रिटेन की सरकार ने शासन को अपने हाथ में ले लिया और भारत के गवर्नर जनरल का पोस्ट चेंज करके वाइसराय का पोस्ट कर दिया गया। चलिए, आपसे पूछ रहा है कि वाइसराय जो थे 1861 के टाइम कौन थे, तो 1861 से लेकर 1858 से लेकर 1864 तक कौन थे वाइसराय, तो ये थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो ये कौन थे यहाँ पर, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, ये हमारे वाइसराय थे 1861 के टाइम। चलिए, ये तो थे वाइसराय, हमने जान लिया कि वाइसराय बन गए हैं। 1861 के टाइम कौन थे वाइसराय, ये लॉर्ड कैनिंग थे। 1861 का जो अधिनियम था वो क्या था, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट थे। 1861 का जो अधिनियम था उसमें पहला पॉइंट ये था कि जो भी काउंसिल के जो वाइसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे उसके जो मेंबर थे उनको कुछ कुछ डिपार्टमेंट सौंप दिया गया, ठीक है, कि आप इस डिपार्टमेंट को देख लीजिएगा, आप उस डिपार्टमेंट को देख लीजिएगा। यानी यहां से क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट हुआ। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम ये होता है कि हम अगर शासन कर रहे हैं तो सभी विभाग को हम लोग नहीं देखेंगे, हम विभाग को बांट देंगे, ठीक है, कि हाँ भाई इस विभाग को तुम देखो, इस विभाग को तुम देखो, यानी मंत्री बनाना। अभी क्या है, विभिन्न विभाग के मंत्री होते हैं, इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं। उस टाइम मंत्री नहीं होते थे, उस टाइम कुछ काउंसिल के मेंबर होते थे, एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको बोलते थे, वाइसराय के काउंसिल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल बोलते थे। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर होते थे ना, उनको विभिन्न डिपार्टमेंट को बांट दिया गया कि इस डिपार्टमेंट का ऑथराइज आपके पास है, आप इस डिपार्टमेंट को देखो। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कब से स्टार्ट हुआ, 1861 के अधिनियम से स्टार्ट हुआ। इसके अलावा बंगाल हो गया, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस जो है हमारा सिंध की तरफ जो एरिया है वहां पर हो गया। तो विभिन्न एरिया में क्या हुआ, लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना हुई थी। तो ये भी 1861 के अधिनियम से ही हुई थी, ठीक है। इस प्रकार से इसके अलावा एक पॉइंट और है कि 1861 के अधिनियम के तहत वाइसराय को यह पावर दिया गया था कि वो, ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो निर्णय है उसको वो, ठीक है, मतलब उसको ओवरकम कर सकती है, उसको वीटो को, उसके निर्णय को दबा करके अपना निर्णय चला सकती है, यही पावर था, ठीक है। इसके अलावा आप अभी सुनते हो ना कि ये अध्यादेश
सुनते हो ना, राज्यपाल 213 अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति ठीक है 123 अनुच्छेद से अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश जारी करने का पावर भी 1861 के अधिनियम से वायसराय को दिया गया था, जिसका वैलिडिटी 6 महीने रखा गया था। तो इस प्रकार से क्या है, ठीक है, ये 1861 का अधिनियम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम लोग देख लिए। और 1861 का जब अधिनियम आया था उस टाइम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? कौन सा आविष्कार था जिसके लिए हरगोविंद खुराना को यह सम्मानित किया गया था? कौन थे हरगोविंद खुराना? ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे हरगोविंद खुराना। इनको जीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए इनको कब 1968 में, कब 1968 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इनको नोबेल, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला है। कब मिला है, ठीक है, 1968 में मिला है। किस चीज के लिए? जीन के संश्लेषण के लिए, फॉर सिंथेसिस ऑफ जीन्स, ठीक है, हरगोविंद खुराना को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉर्क कोशिकाओं की भित्ति जो होती है इस पर जमा हुआ पदार्थ क्या कराता है? द सब्सटेंस डिपोजिटेड ऑन द वॉल ऑफ द कॉर्क, कॉर्क सेल्स जो होते हैं उनके वॉल में जो सब्सटेंस डिपोजिट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग लिग्निन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिग्निन। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। और जो सेल होता है, वाल, सेल वाल जो होता है, ठीक है, ये किस टाइप के किस टाइप के सेल में पाया जाता है? तो प्लांट सेल में ही सेल वाल पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनशील किया गया था? चालू खाता का जब लेन देन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कहने का मतलब है करंट अकाउंट में, ठीक है, भारत रुपया को कब पूर्ण रूप से परिवर्तनशील किया गया था? देखिए परिवर्तनशील क्या होता है, परिवर्तनशील क्या होता है? 1991 में 1991 में एलपीजी स्कीम को लॉन्च किया गया था। 1991 में एलपीजी स्कीम को लॉन्च किया गया। क्या होता है एलपीजी? ठीक है, एलपीजी क्या होता है? ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, यानी हम उदारीकरण की नीति कब आई थी? 1991 को आई थी। तो उदारीकरण की नीति जब 1991 में आई, उसका मतलब क्या होता है कि विदेशी कंपनियां भी अपना सामान स्वतंत्र रूप से, ठीक है, यहाँ पर बेच सकती है, भारत में बेच सकती है। अब विदेशी वस्तु आ रही है, यहाँ पर आके बिक रही है, ठीक है, हम लोग अपना सामान को विदेश में भेज रहे हैं, भारत में निर्मित जो सामान है उसको हम विदेश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब चीज के लिए क्या होता है ना, रुपयों का परिवर्तन तो होता है ना, कि एक इतना डॉलर में इतना डॉलर बराबर इतना रुपया होगा, इसी को बोलते हैं रुपयों का परिवर्तन, रुपये का परिवर्तन। रुपया, ठीक है, दूसरे देश की राशि के मतलब अनुसार परिवर्तन होगा कि हाँ इतना डॉलर बराबर इतना रुपया होगा, इतना यूरो बराबर इतना रुपया होगा, इसी को बोलते हैं रुपये की परिवर्तनशीलता। ठीक है, ये कब लागू हुआ था पूर्ण रूप से? 1994 में। कब लागू हुआ था? 1994 में ये पूर्ण रूप से लागू हो गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक क्या है? परावर्तक, रिफ्लेक्टर, ठीक है, ये प्रकाश आई, यहाँ पर क्या है, ये पॉलिश सरफेस है। कैसा सरफेस है? पॉलिश सरफेस है। और यहाँ पर ये प्रकाश की रे आई, किरण आई, और ये हमारा प्रकाशित हो गई, ठीक है, परावर्तित हो गई। तो सबसे अच्छा यहाँ पर कौन सा परावर्तक होगा, कौन सा मटेरियल होगा, कौन सा सब्सटेंस होगा जो अच्छे तरीके से प्रकाश को, ठीक है, परावर्तित कर सके? ठीक है, तो ये होता है हमारा सिल्वर। सिल्वर जो है ना, सिल्वर का जो सरफेस होता है ये प्रकाश को काफी बेहतरीन तरीके से परावर्तित कर सकता है बाकी के कंपेयर की तुलना में। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला संघ, यानी, ठीक है, यानी सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी वाला, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी वाला यूनियन किसने कहा था भारतीय संविधान को कि ये जो संविधान है ना ये सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी वाला यूनियन है, ठीक है, केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ है? ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था आइवर जेनिंग्स ने कहा था। ठीक है, जो आप देख रहे हो ना चारों के चारों जो व्यक्ति हैं ये जो है ना क्रिटिक्स है, मतलब क्रिटिसाइज किए थे, ठीक है, क्रिटिसाइज किए थे किसको? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। और इन्होंने विभिन्न कथनों के द्वारा, विभिन्न स्टेटमेंट के द्वारा, ठीक है, कमेंट किया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर तैयार हो गया ना तो आइवर जेनिंग्स, ठीक है, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा था? आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारतीय संविधान जो है वो कैसा है? एक केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ है, ठीक है, यानी इसमें केंद्र का काफी ज्यादा रोल है, ऐसा स्टेटमेंट दिया था आइवर जेनिंग्स ने। ठीक है, केसी वियर ने क्या बोला था? तो केसी वियर ने बोला था कि भारतीय संविधान जो है एक क्वासी फेडरल है। कैसा है? क्वासी फेडरल है, ठीक है, ये केसी वियर ने बोला था। मॉरिस जोन्स ने क्या बोला था? कि मॉरिस जोन्स ने बोला था कि भारतीय संविधान जो है ये बार्गेनिंग फेडरलिज्म है।
क्या है, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरल ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान जो है ये बार्गेनिंग फेडरल है। क्यों बोला था बार्गेनिंग फेडरल? तो ये जो मॉरिस जोन्स ने इसको बार्गेनिंग फेडरल कहा था, किसको, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, भारतीय संविधान को। क्यों कहा था? क्योंकि भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के द्वारा लिए गए विभिन्न चीजों को शामिल किया गया था। यूएसए से हम लोग क्या लिए थे, तो भाई प्रेसिडेंट को ये महाभियोग का जो प्रावधान है हम लोग यूएसए से लिए थे। रूल ऑफ लॉ, ठीक है, विभिन्न देश से लिए थे, ठीक है। जर्मनी से क्या लिए थे, सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी, सस्पेंशन ऑफ आर्टिकल्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी, आपातकाल के टाइम अनुच्छेद जो रहेंगे वो छीन लिए जाएंगे नागरिक से। ये कहाँ से लिए थे, जर्मनी से लिए थे। तो विभिन्न देशों से विभिन्न चीजें लिए थे ना, इसीलिए बार्गेनिंग फेडरल कहा है, किसने, मॉरिस जोन्स ने कहा है। ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने क्या कहा है, तो भारतीय संविधान को ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने क्या कहा है, ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने कहा है कि ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, यानी यहाँ पर मिलकर काम करते हैं सब लोग, स्टेट भी मिलकर काम करता है, केंद्र भी मिलकर काम करता है, तो सहयोगात्मक ये संघवाद है, ठीक है, सहयोगात्मक संघवाद है। किसने कहा था, ठीक है, ग्रेनवाइल ऑस्टिन ने कहा था। तो चारों लोग ने क्या क्या कहा था मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। ऑप्शन भी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शंकराचार्य के द्वारा 4 मठों का निर्माण जो किया गया था ये किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए किया गया था? शंकराचार्य जो है ना, शंकराचार्य, इन्होंने 4 मठ का निर्माण किया था। कौन से मठ थे? पहला मठ था ज्योति मठ, पहला मठ था ये ज्योति मठ। फिर क्या था, शारदा मठ, क्या था, शारदा मठ। फिर क्या था, गोवर्धन मठ, क्या था, गोवर्धन मठ। और फिर क्या था, एक मठ और क्या था, एक मठ था हमारा श्रृंगेरी मठ, क्या था, श्रृंगेरी मठ था, श्रृंगेरी मठ। 4 मठ का निर्माण किया गया था, किस धर्म की प्रतिष्ठा के लिए? तो सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा के लिए 4 दिशाओं में 4 मठ का निर्माण किया गया था शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या होता है? देखिए मुद्रा का आंतरिक मूल्य क्या होता है, मुद्रा हमारे पास है, इसका आंतरिक मूल्य क्या होगा? इसका आंतरिक मूल्य वही ना होगा कि ये कितने, इसका खरीदने की क्षमता जो होती है, ठीक है। एक हमारे पास मान लीजिए 10 रुपया है और $10 है, तो $10 का जो कैपेसिटी होगा सामान खरीदने का वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द 10 रुपया। तो मुद्रा की जो आंतरिक मूल्य होती है वो क्या होती है, ठीक है, उसकी क्रय शक्ति, वो कितने अधिक सामानों को वो खरीद सकती है, ठीक है, वही होता है मुद्रा का आंतरिक वैल्यू। तो यहाँ पर क्या है, मुद्रा की क्रय शक्ति जो होती है यही मुद्रा का आंतरिक मूल्य होता है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यानी सीधा सीधा प्लासी का युद्ध आपसे पूछा जा रहा है। प्लासी का युद्ध तो हम लोग आंसर बता देंगे, किसके किसके बीच हुआ था। अब ये सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, ठीक है, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ये बंगाल के नवाब थे, ठीक है, बंगाल के शासक थे सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश के बीच में हुआ था। क्या प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था, और ये प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और इनके अपने लोग ने ही धोखा दे दिया था, इसलिए ये हार गए थे और इनकी जीत हो गई थी। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसमान का नीला रंग होने का कारण क्या है? आसमान में नीला दिखता है, क्यों दिखता है? तो प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश जो लाइट होता है, जो लाइट होता है, जो प्रकाश होता है, ये होता कैसा है? ये व्हाइट कलर का होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। इसमें से ये 7 डिफरेंट कलर से बना हुआ है, 7 डिफरेंट कलर से बना हुआ है। इसमें से कलर है ब्लू, इसमें से कलर है ब्लू। ब्लू कलर जो होता है ना, इसका परकिनन जो होता है, इसका ये स्कैटरिंग जो होता है काफी ज्यादा होता है, किसका? ब्लू कलर का। तो ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग काफी ज्यादा होता है, सूर्य की रोशनी आती है ऊपर से, ठीक है, और बीच में बहुत सारे धूल के कण मिलते हैं, बहुत सारे प्रकार के पत्तों के टुकड़े, धूल के कण वगैरह मिलते हैं। तो उससे क्या होता है कि प्रकाश में मौजूद जो ब्लू कलर होता है वो काफी ज्यादा स्कैटर कर जाता है, उसका परकिनन काफी ज्यादा हो जाता है, उसी कारण से हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, प्रकाश का परकिनन के कारण, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत तो कंफ्यूज, आसान क्वेश्चन है लेकिन बहुत तो कंफ्यूज कर जाएंगे जब एग्जाम में बैठेंगे ना। तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण, सब में कंफ्यूज कर जाएंगे। तो प्रकाश का परकिनन के द्वारा, ठीक है, हमें स्काई ब्लू कलर का दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है? नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक कौन है? ये है रूसो। कौन है? रूसो। रूसो जो है ना, ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक है। रूसो जो थे एक फिलोसफर थे, ठीक है, एक दार्शनिक व्यक्ति थे, और इन्होंने क्या बोलते हैं, सामाजिक जो
संबंध है इस पर इन्होंने काफी रिसर्च भी किया था, और ये जो थे ये नकारात्मक स्वतंत्रता के प्रतिपादक थे, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड में किस वर्ष जो हुआ था ग्लेरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली क्रांति, ये कब हुई थी इंग्लैंड में? ठीक है, कौन सा वर्ष है? फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंग्लैंड में ग्लेरियस रिवॉल्यूशन यानी गौरवशाली जो क्रांति हुई थी ये 1688 को हुई थी। कब हुई थी? 1688 को हुई थी। फैक्चुअल क्वेश्चन है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ईयर से मतलब है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना जो हुई थी इसके अनुसार से भारत में लिंगानुपात जो है वो कितना है? ठीक है, इसके पहले पिछले सेशन में हमने किया था, बिहार का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, यहाँ पर क्या है पूछ रहा है आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार से भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात कितना है? 941, 940, 933, 943। ठीक है, तो 943 जो है ये हमारा भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, 943, 943 ये भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। बिहार का 918। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बिल्डर्स ऑफ रथ टेम्पल इन इंडिया वेयर, भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे? रथ मंदिर है कहां पर? रथ मंदिर जिसको सप्त पैगोडा बोलते हैं ये कहां पर है? ये हमारा महाबलीपुरम में, महाबली, ठीक है, महाबलीपुरम में ये रथ मंदिर है। महाबलीपुरम कहां पर है? तो ये हमारा तमिलनाडु का जो कांची जिला है ना, तमिलनाडु का जो वर्तमान में कांची जिला है, कौन जिला? कांची जिला, उसी के अंतर्गत ये हमारा महाबलीपुरम आपको मिल जाएगा। कांची जिले में है अभी वर्तमान समय में। ठीक है, तमिलनाडु के कांची जिले में। तो इसी महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा? पल्लव शासक के द्वारा। किसके द्वारा? पल्लव शासक द्वारा करवाया गया था। और कौन थे वो? नरसिंह वर्मन। ठीक है, नरसिंह वर्मन, ठीक है, प्रथम के द्वारा करवाया गया था, ये पल्लव शासक थे। नेक्स्ट क्या है, इंटरनेशनल नर्स डे। ठीक है, नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन के अवसर पर, नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन के अवसर पर हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे बनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं? 12 मई को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 12 मई को बनाते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 मई को हर साल हम लोग इंटरनेशनल नर्स डे बनाते हैं। ठीक है, नाइटिंगेल फ्लोरेंस के जन्मदिन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, यह कथन, यह वर्णन जो है किस अनुच्छेद में? देखिए, है तो अनुच्छेद 75। अब 75 में भी भाग दे दिया है, कौन सा भाग में? तो मंत्रिपरिषद रिस्पॉन्सिबल रहेगा लोकसभा के प्रति। ठीक है, तो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से क्या रहेगा? उत्तरदायी रहेगा। ठीक है, 21 अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 75 का भाग 3 के तहत, अनुच्छेद 75 का भाग 3 के तहत काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रहेंगे, मंत्रिपरिषद जो रहेंगे, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। ठीक है, समझे? चलिए, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लोकसभा के जो मंत्री रहेंगे, मंत्रिपरिषद जो रहेंगे, मंत्रिपरिषद जो रहेंगे, ये किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है, प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, या फिर संसद के प्रति उत्तरदायी है? तो भाई साहब संसद मत लगाना, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा 75(3) के अनुसार। नेक्स्ट क्या है, साइनोकोबालेमिन जो है ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन का रासायनिक नाम ही पूछ लेता है कब से कभी कभी। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसका जो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या होता है इसकी कमी से? रतौंधी होता है। विटामिन बी का क्या होता है केमिकल नेम? थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है इसका रासायनिक नाम। ठीक है, और इसकी कमी से बेरी होता है। विटामिन डी का क्या होता है रासायनिक नाम? तो ये हमारा, ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो होता है ये विटामिन डी का होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। विटामिन बी12 का नाम क्या होता है? तो बी12 का नाम ही जो है ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ रहा है, विटामिन बी12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। तो विटामिन बी12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबालेमिन। ठीक है, बाकी जो विटामिन है, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल, विटामिन बी का नाम थायमीन, विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है? सिंदूर का फैक्ट्री, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में वर्मिलियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्मिलियन। ठीक है, तो सिंदूर की फैक्ट्री कहां पर है? बिहार में। बिहार में लखीसराय जिले में सिंदूर की फैक्ट्री है। कहां पर जी? लखीसराय में। ठीक है, ये दक्षिण जिला है लखीसराय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गांधी सागर बांध जो है निम्न में से किसका हिस्सा है? देखिए, चंबल नदी हमने पढ़ा था, मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकली और ये राजस्थान गई, राजस्थान के बाद फिर ये उत्तर प्रदेश के इटावा में गई और इटावा में ये जाकर यमुना से मिल जाती है। कौन? चंबल। ठीक है, चंबल। तो चंबल में 4 बांध है, एक है गांधी सागर, एक है राणा प्रताप सागर, और एक हमारा कोटा बांध, और एक है कोटा बैराज।
एक है कोटा बैराज। ठीक है, चंबल नदी में जो मध्य प्रदेश से निकलती है जपनाव पहाड़ी से, ठीक है, मंदसौर के पास, इसमें क्या है, गांधी सागर बांध है इस नदी पर। फिर जब राजस्थान जब इंटर करती है तो राणा प्रताप सागर बांध किस पर है, चंबल में। फिर ये कोटा जाती है तो कोटा बांध भी किस पर है, चंबल में। और कोटा बैराज भी जो है ये चंबल में ही है। तो चार चार बांध है चंबल पर, और चंबल परियोजना का भाग ही क्या है, गांधी सागर बांध। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग का सेशन था। ठीक है, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय।